हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना यानी ठहरना। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के मध्य में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। इस ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे निधि, नुपुर, शिखा और छवि बगीचे में गई। विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल रुकने के स्थान का पता चलता है बल्कि वाक्य को समझने में भी मदद मिलती है। अब हम एक वाक्य लेते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से देखें उसमें क्या फर्क पड़ता है। पिंकी को रोको मत जाने दो। पिंकी को रोको मत जाने दो। देखा आपने, एक ही वाक्य एक अल्प विराम के प्रयोग से दो अर्थ दे रहा है। प्रमुख विराम चिन्ह के नाम और उनके रूप तथा प्रयोग अधोलिखित प्रकार किए गए हैं। पूर्ण विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रायः सभी वाक्यों के अंत में होता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में नहीं होता, जैसे यह मेरी भूमि है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। इन दोनों वाक्यों के बाद में पूर्ण विराम लगा है। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी तक क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक का चिन्ह, तुम कब आए, प्रश्नवाचक का चिन्ह। विस्मय आदि बोधक, इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह संकेत देता है, जैसे वाह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाय, फिर आप चिन्ह को देख सकते हैं, मैं बर्बाद हो गया। ओह भैया इधर आना। अल्प विराम, वाक्य के मध्य में अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना हो तो तब इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है, जैसे नुपुर, निधि और शिखा आज मेरे घर आएंगी। चंचल आई, उसने अपना काम निपटाया और सो गई। योजक, इसका प्रयोग उन दो शब्दों के मध्य किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों, समास से युक्त पदों, युग्म शब्दों तथा उपमेय उपमानों के मध्य आपसी संबंध दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगता है, जैसे पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, उठते बैठते आदि। निर्देशक, यह चिन्ह योजक से थोड़ा लंबा होता है। इसका प्रयोग संवाद बोलने वालों के नाम के बाद किसी की व्याख्या स्पष्ट करते समय या उदाहरण देते समय होता है, जैसे कहानी का शीर्षक इस प्रकार है। संज्ञा के 3 भेद हैं। अब आता है उद्धरण चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी को हूबहू लिखा जाता है, जैसे माँ ने कहा बेटा आज घर जल्दी आना। अध्यापिका ने कहा अपना नाम बताओ। इसका प्रयोग प्रायः किसी के उपनाम, पुस्तक के नाम में किया जाता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद की कात्यायनी एक महाकाव्य। अर्धविराम, वाक्य के मध्य में एक बात पूर्ण हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह के संकेत पर पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है, जैसे विद्या धन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है, खूब पढ़ाई करो, परीक्षा निकट है। त्रुटिपूर्ण चिन्ह, लिखते समय शेष या छूटते हुए अंश को आना चाहिए, उनके बीच में नीचे त्रुटिपूरक लगा दिया जाता है, जैसे हमारी अध्यापिका का, यहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह नाम निधि है, हमें अपने, यहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह देश से प्रेम करना चाहिए। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित, यहाँ पर पंडित, कृपउ यानी कृपया पृष्ठ उलटिए, मास्टर, माँ, डॉक्टर में डॉ फिर डॉक्टर। कोष्ठक, किसी बात का स्पष्टीकरण या भेद बताने आदि बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कोष्ठक कहते हैं, जैसे प्रवेश परीक्षा, कोष्ठक चिन्ह के अंदर एडमिशन टेस्ट के आधार पर ही तुम्हारा चयन होगा। रावण, फिर आता है कोष्ठक चिन्ह जिसके अंदर लिखा है लंका का राजा ने सीता का हरण किया। बच्चों अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, योजक, निर्देशक, उद्धरण, कोष्ठक, अर्धविराम और फिर त्रुटिपूरक, फिर लाघव।
बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।